Hello, again I am R.D. Naik welcoming you all to English class, that is for the second class of daffodils. In the initial introductory part, I had given you a complete lecture on William Wordsworth. So, now let us switch over towards the background of the writing of this poem by William Wordsworth. In what situation he wrote this particular your poem. एई पर्याय रे एई द्वितीय क्लास रे वीडियो रे आमे विशेष भाव रे डाफोडिल्स कविता केमिति लोकलोचन को आसिला केमिति माने हमरो विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेरित माने कला कोनोसी जिनिस जहा द्वारा से यहा को लेखिले से विषय रे तार पृष्ठभूमि विषय रे माने रचना करिवा। दोस्तों यहाँ पर हम डाफोडिल्स के जो इनिशियल फेज में हम लेक्चर दिए थे उसी को आधार करके फिर उसको आगे ले जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। डाफोडिल्स कविता ये जो कविता है कैसे माने लिखे, किस द्वारा प्रेरित हुए और कौन सा चीज उनको आकर्षित किया जिसके द्वारा वो लिखे हैं ये कविता को, उसके बारे में हम माने बात करेंगे। तो हम पहले माने बात कर चुके हैं कि ये जो कविता है हम माने जानते हैं कि 1807 में इन 1807 दिस पोएम वाज पब्लिश्ड। तो ये जो माने किस ईस्वी के बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1807। हम प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुके हैं 1807 में ये पब्लिश हुआ और लोग माने जाने इसके बारे में। सो हाउ दिस पोएम was written by William Wordsworth, that is the your thing about which we will talk about here. क्या होता है, it was a general practice for William Wordsworth, being accompanied with his elder sister Dorothy. They usually went out for several wanderings, you can say. So it was a general practice for them. They usually go for wandering here and there without any your aim or ambition, you can say. एक माने प्रैक्टिस बन चुका था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का फैमिली के तो माने कोई बचे नहीं, तो उनके जो एल्डर सिस्टर थे डोरोथी, उनके साथ ये एक अभ्यास माने बन गया था कि वो बीच बीच में इधर उधर माने बिना मतलब के माने घूमने जाएं। पिला माने तुम्हें जानी छो जे ये जो डोरोथी विलियम्स तांकर माने गाइडेंस आउ काउंसलिंग रो मुख्य कौन थिले, आधार थिले। तेणु तांको सांगरे विलियम वर्ड्सवर्थ संपर्क माने गभीर थिला। तेणु विलियम वर्ड्सवर्थ एवं डोरोथी मझी मझिरे सबु बेले प्रायतः कही पारो से माने एपट सेपट माने लक्ष्यहीन भाव रे बुलिबा पई जानती। तेणु दिने कौन है, वंस विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वॉन्डरिंग एमिड्स द नेचुरल ब्यूटी। ए विलियम वर्ड्सवर्थ एक दिन क्या हुआ, माने अपने दीदी के साथ माने शायद उनके दीदी के साथ माने घूमने गए थे और चारों तरफ माने हरियाली था, नेचुरल ब्यूटी था और उसी के बीच में वो घूम रहे थे। घूमते घूमते इनको सब वॉन्डरिंग ही रीच टू ए प्लेस कॉल्ड गोबेरो पार्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्क? गोबेरो पार्क। गोबेरो पार्क को माने चले गए। एक गोबेरो पार्क क्या है, वेयर इट इज सिचुएटेड
they are on the border of Umarland. Kumarland, you can say. Kumarland. Kumarland. And Westmoreland. Westmoreland. ये दोनों माने लैंड है, लेक डिस्ट्रिक्ट है, माने बोथ आर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, यू कैन से. ये कहां पर था? नॉर्थ इंग्लैंड के. तो पिला मैंने बुझी पारुथबो जे बुली बुली दिने से गोबेरो पार्क रे पहुंचिले. गोबेरो पार्क कोठी अछि? हमर कुमरलैंड आ वेस्टमोरलैंड दुईटी माने लेक डिस्ट्रिक्ट अछि नॉर्थ इंग्लैंड रे, सेही जगह को पहुंची गले. एंड इफ वी टेक द वर्जन ऑफ डोरोथी, then William Wordsworth where reached that place was Govero Park. This was the version of elder sister Dorothy. But while they reached, here William Wordsworth always says that he was alone there. We don't know the reality, but the poem indicates that perhaps he was in isolation at that time. All of a sudden, William noticed huge numbers of daffodil flowers on the bank of a lake. तो अचानक क्या हुआ? उनके सामने में एक ठो लेक दिखाई दिया. कौन सा पार्क में पहुंचे थे? गोबेरो पार्क में. लेक, एक झील दिखाई दिया. गोटे ह्रद देखा देला. से ह्रदर ना कौन? ऑल्स. ULLS. The name of that lake was Ulls. They reached there and William Wordsworth noticed several flowers there. क्या नोटिस किए? बहुत सारे फ्लावर्स. All right, and it was all there near that Govero Park, and that is at the side of Alls Lake. You can say by the side of the Alls Lake. So that your flowers in huge numbers attracted the poet. वो बहुत सारे जो फूल माने खिला हुआ देखे, वो काफी मात्रा में कवि को आकर्षित किया. सही अनेक संख्यक फूल गुड़िक कौन कला? माने कवि को आकर्षित कला. The poet was so moved with such a natural beauty of daffodils that instigated him to write a poem which is named as Daffodils. तो ये जो फ्लावर्स था, ये उनको इतना माने प्रभावित किया, अंदर से दिल को छू गया कि उसी को आधार करके एक कविता लिख लिए. तो जिसका नाम बाद में हुआ डैफोडिल्स, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं. द थिंग और द पोएम व्हाट वी आर गोइंग टू learn about today is daffodils, and that was written because of that your attraction, that your suddenly move in the heart of that particular person. I mean William Wordsworth. However, I told you that this is the latter name, second name of the poem. The initial, the first name of that poem was what? I wondered. I wondered. Wondered, lonely. Lonely as a cloud. Lonely as a cloud. क्या था उसका इनिशियल नेम? वो पहला लाइन जो है कविता का, वंडर्ड. मैं वंडर्ड लिख दिया हूं यहां. वंडर्ड वो क्या है? वंडर्ड. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ये उसका पहला नाम था. किसका? एक कविता का. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड.
तो ये जो पहला कविता का लाइन है उसी के आधार पर ये माने कविता माने लिखा गया है, और उसी का पहला नाम वही था लेकिन रीनेम हुआ उसका, और इसका सेकंड नाम जो हुआ वो है डैफोडिल्स। क्या है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है, डैफोडिल्स ये एक फ्लावर है। दिस इज ए नेम ऑफ ए फ्लावर, नेम ऑफ ए फ्लावर, नेम ऑफ ए फ्लावर। एंड if we talk about this particular flower, then we can find that its structure is just like a bell shaped bell. It is a bell shaped flower. So what is the color of this flower? It is golden yellowish। ठीक है, ये डैफोडिल जो है एक माने फूल का नाम है, और ये बेल शेप्ड मतलब घंटी देखे हो, घंटी परी यार शेप थिला। आउ यार रंग होची सुना भली आउ हलदिया रंगर। तुम्हें माने विशेष भाव में देखी थी, पार्टिकुलरली तुम लोग शायद माने शिव मंदिर जाते हो, वहीं पर हमारे इस एरिया में बोलते हैं उसको चंपाकड़ी फूल। तो उसी को माने हम बेल शेप्ड फ्लावर बोल सकते हैं। उसका भी कलर गोल्डन कलर का है, गोल्डन येलोइश है। तो ठीक उसी तरह डैफोडिल्स का भी रंग ऐसा होता है। इट इज जस्ट लाइक ए ट्यूलिप, एक प्रकार का माने आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो 8 क्लास में एक ठो मतलब चैप्टर था ट्यूलिप के ऊपर, स्कॉटलैंड में दिखाई देता है, नेदरलैंड के तरफ। तो वही ट्यूलिप फ्लावर जैसे ये डैफोडिल्स फ्लावर है, और उसी को आधार करके माने एक कविता लिखा गया है। लेकिन एक माने डैफोडिल्स का माने और एक ठो माने ये है गुण है क्या? इट इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्रेग्रेंस है इसका, माने ये महकता है। ऑलराइट, तो ये जो माने फूल है ये माने महकता है। ठीक है, और वो गोल्डन येलोइश कलर का है। इसी को देख के कवि काफी मात्रा में प्रभावित हुए। दिस वॉज द योर फ्लावर बाय व्हिच द पोएट हिमसेल्फ attracted a lot, and just going through that he wrote a poem in the name of daffodils. तो ये जो कविता है, in this poem we can find your several things as I have mentioned earlier. The first thing what you feel in this particular poem is that it is about nature. It is about nature and its beauty, nature and its beauty. Second thing is, as we talked earlier, that it is the best example of a romantic poem. Previously we have discussed about this, is not it? So it is one of the best example, like your Solitary Reaper, you can say. Solitary Reaper, you might have come across that particular your poem. It is perhaps there in class 9 today in Odisha board. So these are the various things we can find. Here in this poem we can find the place of various natural objects on the basis of which the poem is well furnished with. What are those natural objects? The first thing is that your lake. We have already talked about this. Which lake was that? Then here there is
there is the place of trees. Then wavy water, you can say. Wavy in the sense rippling water. Rippling water. All right, we will get proof for this later on while we will go through your poems line by line. All right, then the poet has talked about the stars in the sky. Then he also talks about clouds. Then moonbeam, while he writes about sparkling waves, that indicates the moonbeam. All right, then peaceful atmosphere, which you can feel amidst the poem. Then valleys, hills. Then gentle breeze. Let me write, then I will tell you in Oriya and Hindi. Gentle breeze. Like this, at last you can say daffodil flowers. So कवितार आमे प्रथमे पढ़ी सारीचु जे ए जो डाफोडिल फ्लावर्स टी होउछि गोटे घंटी आकार रो माने फूल जहा सुना रंगर सुना एवं हलदिया रंगर एवं एही कविता टी पढ़िला परे आमे जानि परिबा जे यह प्रकृति एवं यार सौंदर्य विषय रे दिया जाइछि। यहाँ पर इस कविता में प्रकृति के सुंदरता के बारे में माने बेखूबी लिखा गया है और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है रोमांटिक माने पोएम के हिसाब से। मैं एक तो एग्जाम्पल दे रहा था सॉलिटरी रीपर जैसे रोमांटिक पोएम है, ठीक उसी तरह वही विलियम वर्ड्सवर्थ फिर एक बार यहाँ डैफोडिल्स में वही चीज़ माने दोहराए हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ। और प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत सारे चीज़ हमारे चारों तरफ माने फैला हुआ है प्रकृति के, जैसे माने झील पेड़ पौधे, फिर माने हिलता हुआ पानी, फिर आसमान में तुम्हारे जो तारे हैं क्लाउड्स जो माने जानते हो, मूनबीम मतलब माने हमारे शाम को जब शाम हो जाता है रात हो जाता है आसमान में चंद्रमा आते हैं उनके जो माने आलोक है। पीसफुल एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में कभी वो डैफोडिल्स फ्लावर को महसूस कर रहे थे, ये महसूस करने वाला चीज है वो माने ऑटोमेटिकली उनके माने वही चीज को इंडिकेट करता है कि वो जो वातावरण था परिवेश था शांतिपूर्ण था। और वो वैलीज मतलब उपत्यका बोलते हैं इसको, हिल्स पहाड़ पर्वत जो है, जेंटल ब्रिज मतलब ओडिया रे यहाँ को मलय पवन कहती, ये पूरा दिल को माने छूने वाला माने हवा है। और डैफोडिल्स फ्लावर्स को वो स्थानित किए हैं, डैफोडिल्स फ्लावर को मध्य एथरे से स्थानित कर ये सब चीज को लेके वो एक कविता को सुंदर रूप से लिखे हैं। दिस इज द योर पोएम on the basis of which it is written very beautifully. And now this is the turn of your going through the first stanza of the poem. We have understood all these things here clearly, but I think the time is perhaps more, and you are not having perhaps the endurance to
have this. That is why let me your wind up the topic here, and we will talk the stanza of the poem, text of the poem later on in the next videos. Till then, goodbye.